दोस्तों, आज हम हमारे लेक्चर की शुरुआत एक छोटे लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है वो? आज हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। सबसे पहले जानते हैं कि इंटेंसिटी इन अ वेव होता क्या है। मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी समंदर के किनारे घूमने गए हैं, ठीक है, और यहाँ से वो बीच है, आप बीच पर खड़े हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है। एक छोटी वेव है जो आपकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है, और एक बहुत बड़ी वेव है जो आपकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। होता क्या है, जब ये छोटी वेव आपकी तरफ आएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैर तक पहुंचती है या आपको थोड़ा सा हल्का सा धक्का देती है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ी वेव है तो वो क्या करती है, वो आपको पूरी तरीके से डिस्प्लेस कर देती है आपके जगह से। वो हो सकता है आपको समंदर में खींच कर भी लेकर जाए, है ना। सो यहाँ पर हम समझेंगे कि जब एक छोटी वेव ने आपको अप्रोच किया तो उसने क्या किया, सम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट किया। और वो सम अमाउंट ऑफ फोर्स इसलिए एक्सर्ट हुआ क्योंकि वेव अपने साथ डिस्टर्बेंस कैरी करता है, मतलब एनर्जी कैरी करता है। तो ये जो छोटी वेव है, इस छोटी वेव ने छोटे अमाउंट की एनर्जी कैरी की थी, और ये जो बड़ी वेव है इसने क्या किया, जब वो आपके पास आकर अप्रोच हुई तो उसने ज़्यादा एनर्जी आप पर एग्जर्ट किया। अब ये हम ऐसे भी बता सकते हैं कि जब वेव छोटी है तो उसका एम्पलीट्यूड छोटा था, जब किसी वेव का एम्पलीट्यूड छोटा हो तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो भी छोटी होती है। और अगर कोई वेव बहुत बड़ी है तो उसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, इसका मतलब है कि उसके पास जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा है। अब इसका इंटेंसिटी से क्या रिलेशन है, क्योंकि इंटेंसिटी जो है ना वो होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग कैरिड बाय द वेव। ठीक है, अब कोई वेव अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रही है तो हम कहेंगे इट हैज़ गॉट हाई इंटेंसिटी, एंड द वेव विच इज कैरिंग लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ लेस amplitude, then I can say the intensity of that particular wave is low. So हम कह सकते हैं कि अगर मुझे कभी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन बताना है तो मैं बता सकता हूँ इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड रिलेशन, आपको इसको याद रखना है। किसी भी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं इस छोटी वेव को वेव 1 कहूँ और बड़ी वेव को वेव 2 कहूँ तो मैं कहूँगा I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर एंड I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, वेयर एज A1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्मॉलर वेव एंड A2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ लार्जर वेव या फिर बिगर वेव। ठीक है, अगर यह बात हमने समझ ली है तो आगे चल के सुपर पोजिशन में इसको कैसे यूज़ करना है इसे देखते हैं। अगर हम ड्यूरिंग सुपर पोजिशन देखें, ड्यूरिंग सुपरपोजिशन आपको याद होगा सुपरपोजिशन में क्या होती है, दो अलग अलग वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम कहेंगे कि वो वेव सुपर इम्पोज हो रही है या सुपरपोज हो रही है। और उस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है उसके ही प्रपोर्शन में इंटेंसिटी का वेरिएशन रहेगा। तो हम कहेंगे इंटेंसिटी इन केस ऑफ वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि जब कोई दो वेव सुपर इम्पोज होगी तो उस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या रहेगी। अगर मैं लिखूँ आई मैक्स तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि आई मैक्स वुड ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मैक्स का स्क्वायर, मतलब जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तभी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। एंड सिमिलरली मिनिमम इंटेंसिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मिनिमम का स्क्वायर, है ना। अब हम जानते हैं कि आर मैक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, A1 प्लस A2, है ना। आर मैक्स क्या होता है, A1 प्लस A2। सो आई मैक्स वुड बी A1 प्लस A2 स्क्वायर, एंड सिमिलरली आई मिनिमम वुड बी A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए यहाँ पर ना एक आपको एग्जाम्पल दिया है, ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन में से है। व्हेन यहाँ पर दिया है टू वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड हुज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज 9:1, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। अब क्या दिया है, देखिए दो वेव्स है, उनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी का रेशियो दिया है। तो अगर मैं पहली वेव की इंटेंसिटी को I1 कहूँ और दूसरी वेव की इंटेंसिटी को I2 कहूँ तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 इज 9:1। ठीक है, नाउ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी आपको पूछा है, मतलब
आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम आपको पूछा है कि उनका रेशो क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे I1 क्या होगा, A1 स्क्वेयर, I2 क्या होगा, A2 का स्क्वेयर, एंड दिस इज 9:1, देयरफॉर आई कैन से A1 अपॉन A2 वुड बी 3:1, है कि नहीं। अब हम अगर कहे कि A1 इज 3 टाइम्स ऑफ A2, तो इस रिलेशन को यहाँ आगे हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए आई मैक्स क्या होता है, अगर मैं आई मैक्स की बात करूँ तो वो होगा A1 प्लस A2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई मिनिमम क्या है, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, A1 और A2 का जो हमें रिलेशन मिला है उसका यूज़ करेंगे। आई नो कि A1 इज 3 टाइम्स ऑफ A2, सो 3 टाइम्स ऑफ A2 प्लस A2, A1 की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट कर लिया है, 3 टाइम्स ऑफ A2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ A2 माइनस ऑफ A2, और क्या मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो देखते हैं अब ये कितना निकल के आता है। चलिए 3 टाइम्स ऑफ A2 प्लस A2 दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ A2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ A2 माइनस A2, यह देखिए, है ना। So 3 times of A2 minus A2 would be 2 times of A2 and its whole square. So A2 cancel, 2 is to 1 and 2 2s are 4. So it becomes 2 raised to the power 2 divided by 1, that is 4 is to 1. So this is our final answer which is your option D. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, यहाँ पर बताया है टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 हैव सेम फ्रीक्वेंसी पासेस थ्रू सेम मीडियम एट अ टाइम इन सेम डायरेक्शन एंड इंटरफेयर। दो वेव्स है जिनके एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी है I2, और वो किसी मीडियम से सेम डायरेक्शन में पास हो रहे हैं और वो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इंटरफेयर करना मतलब ही सुपरपोजिशन है। हमें आगे पूछा गया है द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटीज इज। मान लीजिए पहले वेव की इंटेंसिटी है I1 विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर। A1 क्या होगा, पहले वेव का एम्पलीट्यूड, फिर I2 वुड ऑल्सो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, A2 है सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड। और हम जानते हैं हमें पूछा क्या है, I max that is maximum intensity of wave produced due to superposition plus minimum intensity of wave, है ना। द सम पूछा है हमें, सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। देखिए I max क्या होगा, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट R max का स्क्वायर, प्लस I minimum भी हम क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो A1 प्लस A2 होल स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 इंटू A2, ठीक है, प्लस A1 माइनस A2 होल स्क्वायर क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ A1 इंटू A2। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्लस A1 इंटू A2 माइनस A1 इंटू A2, ये जो है ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 इंटू A2 एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ A1 इंटू A2, ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो बचता क्या है, 2 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ A2 स्क्वायर। सो कंबाइनली वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब हम क्या करेंगे, 2 को वैसे ही रखेंगे। हमें पता है, क्या पता है कि A1 स्क्वायर जो होता है उसके बजाय हम I1 को रिप्लेस कर सकते हैं और A2 स्क्वायर के बजाय हम I2 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1 स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय I1 एंड A2 स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय I2 एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन मैच कर रहा है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। ठीक है, स्टेशनरी वेव को ही हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। समझते हैं कि एक स्टेशनरी वेव होता क्या है या फिर वो कैसे बनता है। देखिए स्टेशनरी वेव जो है ना, वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव का ही फिनोमिना है। बस इसमें क्या होता है, टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स जो होती है, टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स, ये आइडेंटिकल वेव्स क्या करेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी। तो अगर डेफिनेशन के तौर पर देखा जाए तो स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड व्हेन टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम along same path but in opposite direction, gets interfere and जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो क्या होगी, स्टेशनरी वेव, एंड
रिजल्टेंट वेव फॉर्म्ड इज अ स्टेशनरी वेव। समझेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक वेव है जो इस पर्टिकुलर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, सो एक वेव ऐसी जा रही है, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, और उसी समय एक दूसरी वेव जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल होते हुए आ रही है, लेकिन ये जो दोनों वेव है इनका एम्पलीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम ही है और दोनों का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो ये दो एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव है। सो पहली जो वेव है इट इज़ गोइंग, मान लीजिए, इन राइट डायरेक्शन एंड सेकंड वेव इट इज़ गोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, बट ड्यू टू अपोजिट ट्रैवलिंग ये क्या हो जाती है, जब इंटरफेयर हो जाती है तो इनके बीच में जो वेव्स पैटर्न बनता है ये है स्टेशनरी वेव का पैटर्न, ठीक है। अब याद रखना, कभी भी स्टेशनरी वेव बनाने के लिए आइडेंटिकल वेव्स का होना ज़रूरी है, और आइडेंटिकल वेव फॉर्म करने का सबसे बेस्ट मेथड है रिफ्लेक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसे मैंने दो रिजिड सपोर्ट के बीच में बांध कर रखा है। सो आई हैव अ स्ट्रिंग विच इज़ प्लेस्ड और टाइड इन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। अब समझने के लिए हम मान लेते हैं कि पहली बार इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे ना इस तरीके से एक वेव ट्रैवल करते हुए जा रही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा, अगर मैं इनके एंड को ना एक लेफ्ट एंड और राइट एंड मार्क कर लूँ तो राइट एंड पर है ना ट्रफ अप्रोच हुआ है। क्या अप्रोच हुआ है? ट्रफ अप्रोच हुआ है। और जो ट्रफ है वो अब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि रिजिड सपोर्ट तो डेंसर है। तो हमें पता है कि जब ट्रफ रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो वो क्या बन के रिफ्लेक्ट होगा? क्रेस्ट बन के रिफ्लेक्ट होगा, है कि नहीं। तो मैं क्रेस्ट को एक दूसरा कलर दे देता हूँ, ब्लू कलर। सो यहाँ पर क्या हुआ, जो ट्रफ आया था रिजिड सपोर्ट के पास, अब वो क्रेस्ट बन गया। और इस तरीके से अगर आप लेफ्ट एंड पर देखोगे, जहाँ पर मुझे ऑलरेडी क्रेस्ट मिला है, वो क्या रिफ्लेक्ट होके बनेगा? ट्रफ होके रिफ्लेक्ट होगा। सो इस तरीके से ट्रफ रिफ्लेक्ट हुआ है। और आगे चल के इनका जो प्रोग्रेशन है ये हमें क्या बताता है कि अलग अलग लूप्स फॉर्म कर लिए उन्होंने, ठीक है। अगर इन सब लूप्स को आप देखोगे तो आपको ना एक चीज़ नोटिस होगी। क्या होगी? in between these various loops there are certain points which will be completely at the rest। जब भी कोई स्टेशनरी वेव होती है ना तो उसमें क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स हमेशा रेस्ट में होते हैं जिन्हें कहा जाता है नोड्स। इन पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा? नोड्स। और कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होते हैं, तो उन पॉइंट्स को कहा जाता है एंटी नोड। क्या कहा जाता है? एंटी नोड, एंटी नोड्स, ठीक है। सो अगर मैं नोड्स को कैपिटल एन से डेजिग्नेट करूँ तो यहाँ पर जितने कैपिटल एन है वो सब नोड्स बता रहे हैं, और एंटी नोड को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए से, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारे कैपिटल ए मतलब उतने सारे एंटी नोड है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वेव में एक लूप को ऑब्जर्व करें तो मान लीजिए पहले बार वहाँ पर क्रेस्ट बना है, ठीक है। ये इस तरीके से कोई मीडियम था और वहाँ पर अभी क्रेस्ट बना है। सो क्रेस्ट के जो क्रेस्ट बनने के बाद में जो उसके एंड पॉइंट है, यहाँ क्या है? दो नोड्स है। और बाद में थोड़ी देर के बाद ये क्रेस्ट जब नीचे आएगा तो वो बन जाएगा ट्रफ, ठीक है। दिस विल बी योर ट्रफ। अब होता क्या है, एक ही पॉइंट है इस दो नोड के बीच में जो मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है, उसे मैंने क्या क्या कहा था? एंटी नोड कहा था, ठीक है। एंटी नोड और नोड के बीच में मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स थे उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? इन बिटवीन 0 एंड 2a है। इन बिटवीन 0 एंड 2a। ये 0 एंड 2a क्या होता है? तो नोड क्योंकि वो हमेशा रेस्ट में रहेंगे तो उनका जो एम्पलीट्यूड है R वो क्या होगा? 0। R क्यों? क्योंकि सुपरपोजिशन ऑफ वेव फॉर्म होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसके एम्पलीट्यूड को हमने R कहा था। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि एट नोड R वुड बी इक्वल टू 0, whereas at एंटी नोड R वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम दैट इज 2 टाइम्स ऑफ A। इंडिविजुअल वेव्स में एक वेव का अगर एम्पलीट्यूड A है तो R का क्या हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ A। आपको याद है R मैक्स वगैरह हमने कैलकुलेट किया था, वही है ये। अब इनके बीच में मतलब एंटी नोड और नोड, इनके बीच में जितने भी पार्टिकल्स है उनका वाइब्रेशन क्या हो रहा है? बिटवीन 0 to
2a हो रहा है। यहाँ पर और एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जितने भी पार्टिकल्स है वो एक साथ वाइब्रेट हो रहे हैं। अगर हम नोड के 2 पार्टिकल को छोड़ दे तो उनके बीच में जितने भी पार्टिकल्स है वो एक साथ वाइब्रेट हो रहे हैं। इसका मतलब है अगर ये मिडल पार्टिकल एंटी नोड बना रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसके जो एडजेसेंट साइड में जो पार्टिकल्स है वे भी क्या करेंगे, मैक्सिमम अपने रिस्पेक्टिव लेवल पर डिस्प्लेस होंगे। और जब ये पूरी क्रेस्ट ट्रफ बनने की ओर जा रही होगी, मतलब अभी ये जो क्रेस्ट है ना ये थोड़ी देर के बाद ट्रफ बनेगी, जब ये ट्रफ बन रही होगी तब क्या होगा, सारे के सारे पार्टिकल एक साथ अपने डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन टू नोड्स विल हैव सेम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सभी पार्टिकल एक ही साथ अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि इन बिटवीन वन लूप two particles, that is two nodes, they will have no displacements at all, and the particle which will have maximum displacement, that will be an antinode, and other particle will have their respective displacement in between 0 and twice a। और दूसरा हम कहेंगे कि all the particles between two nodes will have same time period and frequency of oscillation। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव देखने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, स्टेशनरी वेव बनने के लिए दोनों वेव कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट, और दोनों ही एक ही मीडियम में एक ही पाथ पर ट्रैवल करने चाहिए। अब मान के चलते हैं कि मेरे पास एक पर्टिकुलर वेव है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। सो लेट अ वेव is traveling in positive x direction and the displacement of wave is given by y1 is equal to a into sine of omega t minus kx। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव मैंने रिप्रेजेंट किया है। नाउ लेट अनदर वेव ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी is traveling along same path but in opposite direction have displacement, उसके पास कुछ मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया है, have displacement equation क्या है उसका, मान लीजिए y2 is equal to a into sin of omega t plus kx। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अब हम जानते हैं कि अगर वो सेम पाथ पर ट्रैवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो उनके बीच में सुपरपोजिशन होगा। सो हम कहेंगे एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, the resultant displacement y would be equal to individual displacement y1 and y2 along with their vector summation। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। as y is equal to y1 plus y2, मुझे पता है y1 की वैल्यू क्या है, a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड y2 की वैल्यू क्या है, a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, हमारे पास a को कॉमन निकालने का स्कोप है, तो हमने a को कॉमन ले लिया है। फिर नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब आप जानते हैं, हमें पता है कि साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। वैसे ही साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, वो होगा साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तो इन दोनों फॉर्मूले को ना हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसे मैं ओमेगा टी को ए कहूँ, के एक्स को बी कहूँ, तो ये हो गया ए माइनस बी, और यहाँ पर हो गया ए प्लस बी। तो इन फॉर्मूलों का अगर डायरेक्टली अप्लाई किया जाए तो ये इक्वेशन क्या बन के आएगा, दिस y इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ के एक्स, ठीक है। और प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स के लिए क्या होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ के एक्स, ठीक है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ना ये चीज़ें कैंसिल हो सकती है। देखिए माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स और प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स, दे कैन बी डायरेक्टली कैंसल्ड आउट। और अगर मैं इन्हें कैंसिल कर लूँ तो मेरे पास क्या बचता है फिर, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स, और ये हो जाएगा ए इंटू टू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स. So I can rearrange this equation and it will become 2 times of a cos of kx into sin of omega t, and this is the equation of resultant वेव का डिस्प्लेसमेंट. अब ये रिजल्टेंट वेव कौन सी वेव है, ये है स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव. यहाँ पर अगर हम देखें, मैं इस 2a इंटू कॉस ऑफ के एक्स को अगर r पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ ओमेगा t, and this is the expression for the displacement of resultant wave formed due to superposition of two such an identical waves which are traveling in opposite direction. So this is basically the equation of stationary wave. ठीक है, stationary wave. और यहाँ पर याद रखिएगा what is R? R is the resultant amplitude. This is resultant amplitude. और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ A cos ऑफ kx, जिसे मैं आगे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ A cos ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स. ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लैम्बडा. और यहाँ पर जो है वो हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव खत्म होता है. आगे हम पढ़ेंगे नोड्स और एंटी नोड के बारे में, जहां हम देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड और 2 सक्सेसिव एंटी नोड जो है वो कितना होता है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ना हमें शो करने के लिए बोला है दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स एंड 2 सक्सेसिव एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 2. ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर मेरे पास इस तरीके से कोई एक स्टेशनरी वेव है, मान लीजिए दिस इज लेट्स से अ स्टेशनरी वेव. ठीक है, एंड इस स्टेशनरी वेव में जो 2 एंटी नोड होंगे सक्सेसिव, ये मान लीजिए 2 सक्सेसिव एंटी नोड है या इस तरीके से 2 नोड्स है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड इज लैम्बडा बाय 2 और द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटी नोड इज ऑल्सो लैम्बडा बाय 2. इसको आपको प्रूव करना है. एक केस और बनती है जहाँ पर आपको बताना होता है कि डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड इज गिवन बाय लैम्बडा बाय 4. किसके बीच में, एक नोड के बीच में और एंटी नोड के बीच में. तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नोड से. चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने नोड से. मुझे प्रूव करना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड इज लैम्बडा बाय 2. चलिए देखिए, जब नोड क्या होता है, नोड ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो 0 आएगा. सो मैं लिख सकता हूँ एट नोड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड इज 0. बट वी ऑल्सो नो, क्या हमें पता है, that r is represented by twice of a cos of kx, wherein अगर k की वैल्यू आप रखो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a cos of 2 पाई अपॉन लैम्बडा एंड इन न्यूमरेटर इट इज मल्टीप्लाई बाय x. अब r की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट करूँ, देखिए r की वैल्यू को मैं 0 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए कॉस ऑफ 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स. इसमें से किसी एक टर्म को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई करे तो ही पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. अब मुझे पता है 2 टाइम्स ऑफ ए तो 0 हो नहीं सकता, मतलब कॉस ऑफ 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ 2 पाई बाय लैम्बडा, कॉस ऑफ
2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स, अगर इसे 0 लाना होगा सो बेसिकली 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स क्या होना चाहिए फिर, या तो वो पाई बाय 2 होना चाहिए, या 3 पाई बाय 2 होना चाहिए, या फिर 5 पाई बाय 2 होना चाहिए एंड सो ऑन। इसके लिए ज़रूरी होगा कि यहाँ पर अगर पाई बाय 2 आए, मतलब 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स, इसके जगह अगर सिर्फ पाई बाय टू आंसर आना चाहिए तो एक्स की वैल्यू को मुझे कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि एक्स की वैल्यू कितनी हो। अगर मुझे पाई बाय 2 अपॉन लैम्बडा आंसर चाहिए तो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए लैम्बडा बाय 4। कितनी होनी चाहिए, लैम्बडा बाय 4। या फिर अगर मुझे 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स ये वैल्यू चाहिए 3 पाई बाय 2, तो लैम्बडा को तो एक्स को होना चाहिए 3 लैम्बडा बाय 4। कितना होना चाहिए, 3 लैम्बडा बाय 4। ठीक है, एक एक करके देखते हैं क्या होगा। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ x इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। ठीक है, चलो देखो क्या होगा। इफ x इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 देन कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स की जगह लिख लीजिए लैम्बडा बाय 4, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ लैम्बडा लैम्बडा कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट इज कॉस ऑफ पाई बाय 2, एंड कॉस ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है, 0। सो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 कॉस ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर r वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ x इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4, इन दैट केस कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय 3 लैम्बडा बाय 4 कितना हो जाएगा, लैम्बडा लैम्बडा कैंसल, 2 2 ज़ा 4, दैट इज कॉस ऑफ दिस वुड बी 3 पाई बाय 2 एंड दैट कम्स अराउंड, r की वैल्यू आपको देगा वो 0। ठीक है, सो ये दोनों कंडीशन पे क्या हो गए, नोड सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब नोड की जो कंडीशन है कि r की वैल्यू 0 होना चाहिए वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। वैसे ही x की वैल्यू आप अगर 5 लैम्बडा बाय 4 लीजिए, 7 लैम्बडा बाय 4 लीजिए, तब भी इक्वेशन जो है वो आपको r की वैल्यू 0 देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया एट नोड क्या होना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, है ना, एंड सो ऑन। देन जो आपका फाई है या फिर आपका जो के एक्स है वो क्या बन के आता था, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर ये कंडीशंस रही तभी क्या होता है, नोड फॉर्म होता है। सो मैं एक कॉमन फॉर्मूला बना लेता हूँ नोड के लिए। अगर मैं x को नोड के लिए बताना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाय 4। अगर मैं n की वैल्यू रखूँ 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए n की वैल्यू अगर हम 1 रखें, n की वैल्यू अगर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 इज़ 1, देन अगेन x वुड बी लैम्बडा बाय 4। अगर n की वैल्यू आप 2 रखो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 इज़ 3, सो 3 लैम्बडा बाय 4। 3 वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज 6, 6 माइनस 1 इज 5, सो 5 लैम्बडा बाय 4। तो मैं कह सकता हूँ नोड्स के लिए अगर आपको डिस्टेंस का कोई एक फॉर्मूला बनाना होगा तो नोड के लिए दिस इज़ द बेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, चलेगा। अब आपको पता करना है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड। क्या पता करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। अब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड कैसे आएगा, तो हम क्या कर लेंगे, मान लीजिए आई हैव अ नोड इज गिवन बाय let's say first node is given by x is equal to 2n minus 1 into lambda by 4। तो n की कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, नाउ अगर मैं कहूँ नेक्स्ट नोड, तो नेक्स्ट नोड इज गिवन बाय देखिए फर्स्ट नोड अगर n है तो नेक्स्ट वाला नोड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वुड बी n प्लस 1। मान लीजिए n की वैल्यू मैं 3 रखूँ तो नेक्स्ट वाला नोड कितना होना चाहिए, 4th नंबर का नोड होना चाहिए। सो n प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1 इज 4। इस तरीके से अगर फर्स्ट नोड n है तो सेकंड नोड को n प्लस 1 लिखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 वुड बी इक्वल टू, पहले वाले को मैं x1 लिख रहा हूँ, सो x2 वुड बी इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाय 4। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है,
तो x2 को अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ n प्लस 2 माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय 4। ठीक है, दिस इज x2। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स निकालना है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब x2 क्या था हमारे पास, देखिए यहाँ पर है 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 4, सो 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय 4 माइनस पहले का क्या इक्वेशन था 2n माइनस 1, सो 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाय 4, सो दैट वाज x1 का इक्वेशन। तो चलिए लैम्बडा बाय 4 कॉमन आ गया है, क्या बचता है 2n प्लस 1 माइनस ऑफ 2n, और माइनस अंदर जाने के कारण हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अगर आप यहाँ देखिए सो ये प्लस 1 इज 2, और 2n जो है ये प्लस 2n और ये माइनस 2n कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास बचा है लैम्बडा बाय 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 दैट इज लैम्बडा बाय 2। सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्बडा बाय 2। ठीक है, उसी तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड भी निकालेंगे। सो अभी हम बात कर रहे हैं एंटी नोड की। हम जानते हैं कि एंटी नोड के केस में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो आर का कितना होता है, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, वो ट्वाइस ऑफ ए। अब ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, प्लस 2 ऑफ ए और माइनस 2 ऑफ ए। अब हम ये भी जानते हैं कि आर के इक्वेशन को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑफ या फिर स्टैंडिंग वेव्स के टर्म में क्या लिखा जाता है, आर इज माई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ ए। I can write it here as plus minus twice of a into cos of 2 pi upon lambda and multiplied by x। ठीक है, अब देखिए r की वैल्यू प्लस 2 या माइनस 2 जो भी आना है उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो cos ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय x है ना, इसकी वैल्यू क्या हो, या तो प्लस 1 हो जब r प्लस 2a आएगा, या फिर माइनस 1 हो तब r क्या हो जाएगा, माइनस 2a आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हें वैसा लाने के लिए मैं आपको रफ में थोड़ा सा लिख कर दिखाता हूँ। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं cos ऑफ 2 pi upon lambda into x should be equal to plus minus 1 and this is possible। कब ये पॉसिबल होगा, अगर 2 pi by lambda into x इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो वो 0 हो, या फिर पाई, या फिर 2 pi, या फिर 3 pi एंड सो ऑन। अगर ये 2 pi upon lambda into x इज 0 पाई 2 पाई या 3 पाई मुझे लाना है, तो x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। और x की वैल्यू को क्या सब्सटीट्यूट किया जाए, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए फर्स्ट इफ़ आई राइट दैट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। सो अल्टीमेटली 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय लैम्बडा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। सो इफ़ x इज इक्वल टू 0, cos ऑफ 2 pi upon lambda multiply by x that is multiply by 0 that will give you the value 1 because cos of 0 is 1 and if cos of 0 is 1 r would be equal to 2 times of a। अगर मैं आपसे कहूँ x की नेक्स्ट जो वैल्यू है मैं लेता हूँ लैम्बडा बाय 2, तब देखिए cos क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2 pi बाय लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो ये बचता है सिर्फ cos ऑफ पाई एंड cos पाई की वैल्यू होती है -1। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं थर्ड वैल्यू लेता हूँ x इज इक्वल टू लैम्बडा, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू लैम्बडा एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू एज cos ऑफ 2 पाई एंड वी नो cos ऑफ 2 पाई इज अगेन +1 एंड इफ cos ऑफ 2 पाई इज +1 r का वैल्यू होगा ट्वाइस ऑफ ए। ऊपर जब cos पाई की वैल्यू -1 थी तो r की वैल्यू थी -2a। अब चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, वो बस माइनस साइन या प्लस साइन डायरेक्शन बताने के लिए है, अदरवाइज एम्पलीट्यूड तो रहेगा ट्वाइस ऑफ ए। सो इस केस में हम बोल सकते हैं एट एंटी नोड, ठीक है, x शुड बी इक्वल टू 0
लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा, 3 लैम्बडा बाय 2, 2 लैम्बडा एंड सो ऑन। इन दैट केस आपकी जो kx की वैल्यू है वो रहेगी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं x को केयरफुली देखूँ तो x का एक फॉर्मूला बन सकता है फॉर एंटी नोड एंड दैट फॉर्मूला वुड बी n इंटू लैम्बडा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी होती जाएगी, दैट विल बी वेरी इन फॉर्म 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू होगी लैम्बडा बाय 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें पता करना है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड। कैसे मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड? मान लीजिए फर्स्ट एंटी नोड इज एट x1 इक्वल टू n इंटू लैम्बडा बाय 2। ये मेरे फर्स्ट एंटी नोड की पोजीशन है। तो नेक्स्ट सक्सेसिव एंटी नोड कहाँ होगा? नेक्स्ट सक्सेसिव एंटी नोड will be at x2 इज इक्वल टू n प्लस 1। पहला अगर एंटी नोड n की वैल्यू मान लीजिए 3 है तो नेक्स्ट एंटी नोड की वैल्यू होगी 4, 3 प्लस 1 इज 4, सो सिमिलरली n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय 2। अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड निकालना है, सो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा? इज गिवन बाय x2 माइनस x1। चलिए देखते हैं, x2 इज n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय 2 माइनस n इंटू लैम्बडा बाय 2। आप क्या कर सकते हो, लैम्बडा बाय 2 कॉमन निकालिए तो क्या बचता है? n प्लस 1 माइनस n कैंसल, सो अल्टीमेट योर आंसर इज लैम्बडा बाय 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी प्रूव्ड दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 2। ठीक है, चलिए अब आपको पूछा जा सकता है शो दैट डिस्टेंस बिटवीन अ सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड इज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4। आपको ये शो करना है। ठीक है, कैसे शो करेंगे? सो हम कह सकते हैं वी नो position of a node is given by x1 is equal to twice of n minus 1 upon lambda by 4 and position of antinode is given by let's say x2 is equal to n इंटू लैम्बडा बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इन दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन माइनस कर लेंगे। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 क्या है? n लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाय 4। अगर मैं यहाँ से लैम्बडा बाय 4 कॉमन ले लूँ, सो इफ़ आई टेक लैम्बडा बाय 4 कॉमन, सो यहाँ पर बचता है ट्वाइस ऑफ n माइनस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। ठीक है, माइनस साइन को अगर मैं अंदर लेके जाऊँ तो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, माइनस ट्वाइस ऑफ n प्लस 1। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं माइनस ट्वाइस ऑफ n प्लस 1। सो देखिए ट्वाइस ऑफ n कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचता है। सो आंसर इज लैम्बडा बाय 4। सो डिस्टेंस बिटवीन अ सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4 एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। सो आई होप कि यहाँ पर आपको नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आया हो, और स्टेशनरी वेव एग्जैक्टली होती क्या है, उसका इक्वेशन कैसे डिराइव करना है ये भी समझ में आया हो। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।